हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यूकेपीएससी जेई पेपर 4 पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 120 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग 121 टू 180 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन 121 क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप dv/dx इज इक्वल टू du/dy इज़ वैलिड फॉर। देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो किसके लिए वैलिड होता है। देखिए ये इक्वेशन जो है क्या कह रहा है, एट एवरी पॉइंट इन द फॉलोइंग फ्लूइड द रोटेशन कंपोनेंट। तो ये ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, आर इक्वल टू 0। देन द फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल। अगर रोटेशनल मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। दस फॉर अ फ्लो टू बी इरोटेशनल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है विच मीन्स कि फ्लो कैसा है, इरोटेशनल है, अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं है तो। क्वेश्चन ने पूछा है कि dv/dx और du/dy अगर बराबर हो, विच मीन्स कि इसकी ओमेगा z इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि द फ्लो इज इरोटेशनल। तो फ्लो इज इरोटेशनल। कौन सा ऑप्शन है, ए। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शार्प एज्ड ऑरिफिश। शार्प एज्ड ऑरिफिश का देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। यह है शार्प एज्ड ऑरिफिश। अब इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 2। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी दिया होता है, कई बार इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू आती है 0.611 और अगर पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 2 हो तो भी यही है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाई ए, एरिया ऑफ ऑरिफिश। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सी सी मल्टीप्लाई बाई ए से। ठीक है, तो यहाँ पे सी सी की जो वैल्यू है वो है पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 2। तो ये आ जाएगा 0.611। A rectangular orifice is treated as a small orifice till the head above the center of orifice is। अगेन स्मॉल ऑरिफिस के लिए क्या कंडीशन है कि ये ऑरिफिस स्मॉल ऑरिफिस कब कहलाएगा, इसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना हेड है। मतलब इस एच और इसकी साइज़ पे डिपेंडेंट है कि ये स्मॉल ऑरिफिस है या फिर लार्ज ऑरिफिस है। तो कब स्मॉल ऑरिफिस कहलाता है, एज लॉन्ग एज एच इज़ ग्रेटर देन डी। जब तक एच ग्रेटर देन डी है, दैट मीन्स हेड अबव द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस। सेंटर ऑफ द ऑरिफिस से जो हेड है, इसके ऊपर जो हेड है एच इज़ ग्रेटर देन इट्स वर्टिकल डायमेंशन। इसके वर्टिकल डायमेंशन से जब तक ये ग्रेटर है, इट में बी ट्रीटेड एज स्मॉल ऑरिफिस। अगर ये एच इसके वर्टिकल डायमेंशन से ग्रेटर है तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल ऑरिफिस, अदरवाइज लार्ज ऑरिफिस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हेड अबव द सेंटर ऑफ ऑरिफिस इज ग्रेटर देन इट्स हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, नहीं, ग्रेटर देन इट्स वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। इन अ वेंचुरीमीटर द डाइवर्जेंट कोन इज केप्ट। वेंचुरीमीटर देखते हैं, दिस इज अ वेंचुरीमीटर। ये कन्वर्जेंट कोन है, ये डाइवर्जेंट कोन है। तो देख सकते हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कोन होता है, इसका एंगल होता है 21 डिग्रीज प्लस माइनस 1 डिग्रीज, मतलब 20 डिग्री। और डाइवर्जेंट कोन का एंगल बहुत ही लो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ने वाली है, यहाँ पे वेलोसिटी घटने वाली है। और वेलोसिटी घटने की वजह से क्या होता है, फ्लो सेपरेट होता है, सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन। एंड ड्यू टू फ्लो सेपरेशन हेड लॉस बहुत ही हाई होता है। इसलिए हम इसकी लेंथ या फिर एंगल बहुत ही लो रखते हैं ताकि हेड लॉस कम से कम हो। तो ये डाइवर्जेंट का एंगल है, ये कन्वर्जेंट का एंगल है। तो इसकी लेंथ कन्वर्जेंट लेंथ कहलाएगी, इसकी लेंथ डाइवर्जेंट लेंथ कहलाएगी। तो डाइवर्जेंट की लेंथ आप देख सकते हो ग्रेटर ही होगा क्योंकि लेंथ एंगल कम है। तो क्या पूछा है इसमें, डाइवर्जेंट कोन इज केप्ट शॉर्टर देन कन्वर्जेंट कोन। शॉर्टर देन, तो ये डाइवर्जेंट कोन है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कोन शॉर्टर है नहीं, इट इज़ लॉन्गर देन कन्वर्जेंट कोन। तो 124 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट आता है द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों का यूनिट मैं बता देता हूँ। ऐसा यूनिट क्या होता है डायनामिक विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट क्या होता है, पॉइज। दूसरा यूनिट होता है पॉइज। ये है डायनामिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और दूसरा होता है स्टोक्स। तो देखते हैं इसमें से कौन सा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर, पाइटोमेट्री। तीनों ही इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द नोच एंगल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच। नोच एंगल मतलब ट्रायंगुलर नोच की मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होती है, जब ये थीटा की वैल्यू कितनी हो,
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। हमने मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो उसमें पढ़ा होगा आपने, वहाँ भी एंगल कितना होता है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इट शुड बी इक्वल टू 90। द एरर ऑफ डिस्चार्ज डी क्यू बाई क्यू विद रिस्पेक्ट टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू ट्रायंगुलर नोच, ट्रायंगुलर के लिए भी पूछते हैं और रेक्टेंगुलर के भी पूछते हैं। मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है, 2/3 आपको ये सिर्फ कोफिशिएंट याद रखना है, और ट्रायंगुलर के केस में 5/2। तो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर के केस में 2/3 और ट्रायंगुलर के केस में 5/2। तो यहाँ पे आएगा 5/2 और 2/3 किस केस में, रेक्टेंगुलर केस में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर गिवन। यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया हुआ है, कह रहा है कि स्ट्रीम लाइन विल बी, स्ट्रीम लाइन का शेप पूछा है कैसा होगा। अब इसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पहले देखिए। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, dx/x इज इक्वल टू dy/y। अब यहाँ पे सॉरी dx/u वेलोसिटी कंपोनेंट, dx/u और dy/v, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए u और v की, तो क्या आएगा, dx/ax इज इक्वल टू dy/by। यहाँ पे a को अलग कर देते हैं, dx/x इज इक्वल टू 1/b और dy/y। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/a log x इज इक्वल टू 1/b log y प्लस a। इस तरह से इसको जब सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा, x रेज़ टू पावर b y रेज़ टू पावर माइनस a इज इक्वल टू c1। और ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो हाइपरबोलिक इक्वेशन है, तो ये आपको याद करना है, सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 2 डायमेंशनल फ्लो है, और हाँ अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दे तो आपको इक्वेशन में लास्ट में किसका इक्वेशन बन रहा है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडजस्ट। बट ये क्या है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 2-3 वैरायटी है, वो आप याद कर लेते हो तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो ये आएगा हाइपरबोलिक क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको u और v मिलता है और यही आंसर मिलता है, हाइपरबोलिक। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एक बार हम पहले देखते हैं। ये पैरेलल प्लेट्स है, और आप दोनों के लिए याद रखिए, टर्बुलेंट के लिए क्या होता है और पैराबोलिक के लिए क्या होता है, सॉरी लेमिनार के लिए क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो अगर हो तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉगरिथमिक होता है, ये कई बार पूछा जाता है। टर्बुलेंट के लिए कौन सा होता है, लॉगरिथमिक, और लेमिनार के लिए पैराबोलिक। तो ये जो दिख रहा है ये पैराबोलिक है, ये लेमिनार के लिए है, और लॉगरिथमिक होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। और वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो ये लेमिनार के लिए है, क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक है वाई के साथ, डेप्थ के साथ वेरिएशन, इसलिए पैराबोलिक आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स इज कांस्टेंट ओवर क्रॉस सेक्शन, नहीं, जीरो नहीं, वेरीज पैराबोलिकली। तो यहाँ पे लेमिनार है तो पैराबोलिक, और यहीं पर अगर टर्बुलेंट होता तो लॉगरिथमिक। द डिफरेंशियल मैनोमीटर किस लिए काम में आता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एट एनी पॉइंट एनर्जी ग्रेडियंट लाइन इंडिकेट्स। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, तीनों का सम, मतलब जो बर्नौलीज थ्योरम है, P/W इज इक्वल टू v² प्लस 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड और ये डेटम हेड, तीनों का जो एडिशन है वो क्या कहलाता है, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। तो ये किसका है, पीजोमेट्रिक हाइट, नहीं, पीजोमेट्रिक हाइट क्या डिनोट करता है, P/W प्लस z को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इन द फ्लूइड। एनर्जी तो है, हेड लॉस नहीं है, नन ऑफ दीज, मतलब ये क्या डिनोट करता है, एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम, ठीक है। एनर्जी ग्रेडियंट इन द सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी। मूडीज डायग्राम इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। मूडीज डायग्राम देखते हैं, देखिए ये है फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फार्मूला। मूडीज ने जो प्रपोज किया था फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फार्मूला, यूज टू प्रेडिक्ट द फ्रिक्शन फैक्टर F फॉर कमर्शियल पाइप। L.F. Moody हैज़ प्लॉटेड अबव इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ F वर्सेस R। तब ये इक्वेशन चूंकि बहुत लेंथी है, तो मूडीज ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करके दे दिया, जिसमें हम फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग, रेनॉल्ड्स नंबर के करस्पॉन्डिंग, कर्व फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ R एंड K, R डिवाइड बाई K, नोन एज मूडी डायग्राम। मूडीज डायग्राम ये है, एक तरफ इसमें फ्रिक्शन फैक्टर है, एक तरफ यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर वी कैन फाइंड फ्रिक्शन फैक्टर बेस्ड ऑन द मूडीज डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या फाइंड करता है, फ्रिक्शन फैक्टर। चेजिस फार्मूला यूज टू डिटरमाइन। चेजिस फार्मूला क्या काम है, वेलोसिटी फाइंड करता है ओपन चैनल में। चेजिस हो गया, मैनिंग्स हो गया, दोनों सेम काम करता है। इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है,
ये होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये वैल्यू आप याद कर लो अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 से लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 मतलब कोई करेक्शन नहीं, और 1 ग्रेटर मीन्स करेक्शन, 1 मीन्स नो करेक्शन। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम मानते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेमिनार फ्लो में बराबर है, इक्वल है हर जगह पे, तो ये करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में हमने देखा कि ऐसा होता है, पैराबोलिक होता है, तो हर जगह पे इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल। इसको हमें कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ता है। तो लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है 2 और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.33। अब बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगुलर ही हो जाए, मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए पूरे क्रॉस सेक्शन पे, तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू यूनिटी। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज HGL जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? Z प्लस P/W का सम, और इसके ऊपर V²/2G ऐड जो हम कर देते हैं तो ये होता है TEL टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तब ये देखते हैं ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। नहीं, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन तो टॉप मोस्ट है, नहीं है। द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट, यस इट इज़ ऑलवेज बिलो V²/2G, तो आंसर आएगा B। द एवरेज वेलोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस R अकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी लेमिनार फ्लो में सर्कुलर पाइप में कितने पे एक्ट करता है। तो ये सर्कुलर पाइप है, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन ये होता है, और हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चाहे वो पाइप फ्लो हो चाहे पैरेलल प्लेट्स हो, यहाँ पे पैराबोलिक ही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन इसकी ये होती है R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और द पॉइंट वेयर लोकल वेलोसिटी इक्वल टू मीन वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी, तो यहाँ पे है 0.707 R। बस तो यही है यहाँ पे 0.707 R, आंसर आएगा D। द फॉलोइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन अक्वायर्स स्फेरिकल शेप, किसके द्वारा? सरफेस टेंशन की वजह से। एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो द बाउंड्री लेयर इन टर्बुलेंट फ्लो विल बी। कह रहा है कि लेमिनार फ्लो के मुकाबले बाउंड्री लेयर जो है टर्बुलेंट फ्लो में वो क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर जो होता है लेमिनार फ्लो में, वो फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई √ रेनॉल्ड्स नंबर, ये फार्मूला होता है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? ये फार्मूला होता है। अगर हम सिर्फ इसमें थिकनेस देखें डिस्टेंस के आधार पे, तो लेमिनार फ्लो में आएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। ये भी आप याद कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और सिमिलरली इन टर्बुलेंट फ्लो द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴/5। अब इसका पावर है x⁴1/2, इसका रेज़ टू पावर है पावर 4/5। तो जाहिर सी बात है इसमें x की वैल्यू हमेशा टर्बुलेंट के लिए ज़्यादा आएगी फॉर गिवन लेंथ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लेंथ x है और फ्लो एक में लेमिनार है, तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर मान लो इतना थिकनेस है लेमिनार में, टर्बुलेंट में इससे ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 4/5 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 4/5 हमेशा 1/2 से ज़्यादा आएगा वैल्यू। ठीक है, तो थिकनेस इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज़ थिकर, बट ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, √x और 4/5, तो इसमें आएगा थिकर, क्योंकि टर्बुलेंट के लिए पूछा है तो थिकर। नेक्स्ट है, इफ़ द वेट ऑफ अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सीड्स द बायोएंट फोर्स। बायोएंसी का क्या मैकेनिज्म है कि जितना वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, उतनी ही बायोएंसी फोर्स बॉटम से जनरेट होगी। तो किसके बराबर होता है? कह रहा है कि यहाँ पे वेट अगर ज़्यादा हो जाए बायोएंसी फोर्स से, तो क्या होगा? टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक। द कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2 इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। एजम्पशन क्या है कि फ्लो कैसा हो? स्टेडी फ्लो हो। इन अ लेमिनार फ्लो इन पाइप द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, हमने अभी देखा था पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर में होता है मैक्सिमम, आंसर आएगा सेंटर। द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लेमिनार फ्लो इन ओपन चैनल, ओपन चैनल के लिए पूछा है द 500, लेमिनार फ्लो 500 से कम होना चाहिए और 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, 500 to 2000 के बीच में ट्रांजिशन जोन, तो लेस देन 500 लेमिनार पूछा है तो। और अगर यही पाइप में होता तो 2000 से कम और 4000 से ज़्यादा, 2000 से कम है तो लेमिनार, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, बीच में है तो ट्रांजिशन। और सॉइल के लिए 1 से कम है तो लेमिनार, 1 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट। एन इक्विपोटेंशियल लाइन हैज़ सेम स्ट्रीम लाइन, हैज़ कॉन्स्टेंट डायनामिक प्रेशर, हैज़ नो वेलोसिटी कंपोनेंट टेंजेंशियल टू इट। तो ये इसका डेफिनेशन ही है इक्विपोटेंशियल लाइन का। क्या है? कोई वेलोसिटी कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी इसके अक्रॉस नहीं जा सकता, इसलिए कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल नहीं होता। द एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, तो स्पेसिफिक स्पीड पंप के लिए क्या है? ये फार्मूला है। और ये है मतलब ये क्या है? 1 डायमेंशन
लेस स्पेसिफिक स्पीड, तो डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ नेसेसरली नॉन डायमेंशनल। इन्वेलपिंग कर्व इज़ अ मेथड। इन्वेलपिंग कर्व क्या होता है, ये है इन्वेलपिंग कर्व, और ये क्या फाइंड करता है, पीक फ्लड डिस्चार्ज और ड्रेनेज एरिया के बेसिस पे, ठीक है, पीक फ्लड डिस्चार्ज। आंसर आएगा सी। कैपलान, ये है कैपलान टरबाइन इज़ अ। कैपलान टरबाइन क्या है, देखिए, इम्पल्स टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैपलान टरबाइन। ये क्या है, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज टरबाइन है। तो ये क्या है, लो हेड टरबाइन। लो हेड किसको बोलते हैं, लो हेड मीन्स अगर हेड लेस देन 60 है। मीडियम हेड किसको बोलते हैं, 60 to 250, और हाई हेड किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन 250 को। इम्पल्स टरबाइन में कौन कौन सा आता है, हमने देखा था, इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील आता है, और ये दोनों आते हैं रिएक्शन टरबाइन में। तो इम्पल्स टरबाइन मीन्स पेंटल व्हील, और पेंटल व्हील में कोई ड्राफ्ट टिप नहीं होता, सबमर्ज्ड भी नहीं होता, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ कैनेटिक एनर्जी, राइट। इसमें नोजल होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होता इसमें कैनेटिक एनर्जी ही होता है, क्योंकि इसमें हाई हेड लो डिस्चार्ज होता है इसलिए, और ये लो हेड के लिए नहीं, ये हाई हेड के लिए एप्लीकेबल है। अ ट्रायंगुलर नोच इज प्रेफर्ड ओवर रेक्टेंगुलर नोच बिकॉज, देखिए इसका मेन कारण क्या है कि द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज फॉर राइट एंगल वी नोच वेरी सिंपल। एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। दूसरा जो मेजर, ये दोनों मेजर रीजन है कि फॉर मेजरिंग लो डिस्चार्ज द ट्रायंगुलर नोच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन रेक्टेंगुलर नोच। तो जो लो डिस्चार्ज मेजर करना है तो उसके लिए रेक्टेंगुलर नोच बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें एरर बहुत कम मिलता है। दूसरा सबसे मेजर कारण क्या है कि इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर नोच ओनली वन रीडिंग दैट इज एच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिस्चार्ज। रीडिंग भी बहुत माइनर मतलब जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक ही रीडिंग की जरूरत पड़ती है, हम आराम से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो यही कारण है। इसमें देखते हैं कौन सा है, क्रेस्ट लेंथ इज 0, इट गिव्स मोर रिजल्ट फॉर लो डिस्चार्ज, राइट। इट मेजर्स वाइड रेंज ऑफ लो, एक्यूरेटली नहीं, वाइड रेंज नहीं, सिर्फ लो डिस्चार्ज के लिए। तो आंसर आएगा बी। द लॉसेस आर मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन। मैक्सिमम लॉस किस में होगा, फ्री फ्लोडिंग में। परकोलेशन लॉस, इवेपोरेशन लॉस। एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेन गेज शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप कितना होना चाहिए, 10%। 10% ऑफ द रेन गेज स्टेशन आर शुड बी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग टाइप। अब यहाँ पे कह रहा है कि इज द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फॉर अ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, राइवे कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है। तो राइवे कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, QP इज इक्वल टू CR इंटू A रेज़ टू पावर 2/3। अब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो 8 रेज़ टू पावर 2/3, और CR दिया हुआ है 6 इंटू 6, तो ये क्या मिलेगा हमें, डिस्चार्ज। तो जब फाइनली इसको हम डिस्चार्ज फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट है द रन ऑफ इंक्रीजेज विद। रन ऑफ जो है किसके साथ इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। यस, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल या फिर रेन। पॉपुलर मेथड ऑफ रिवर डिस्चार्ज मेजरमेंट, वेंचुरी फिल्म से भी मेजर करते हैं, वियर से भी मेजर करते हैं, एरिया वेलोसिटी से मेथड से भी मेजर करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। इरीगेशन इज अ, इरीगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, नेचुरल एप्लीकेशन नहीं है। दिस इज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है, रिकॉर्ड द क्लाउड कवर, रिकॉर्ड द रेनफॉल इंटेंसिटी, रिकॉर्ड द स्नो मेल्ट, रिकॉर्ड द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ, नहीं, सेल्फ रिकॉर्डिंग जो होता है वो क्या मेजर करता है, सेल्फ रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे आपको टाइम होगा, बॉटम पे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे रेनफॉल, तो ये आपको ऐसे मेजर करता जाएगा किस टाइम पे कितनी कितनी बारिश हुई है। तो आंसर आएगा सी, रिकॉर्ड द रेनफॉल इंटेंसिटी, टाइम, रेनफॉल वर्सेस टाइम, रेनफॉल पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज टोटल रेनफॉल इन अ पीरियड। टोटल इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, टोटल रेनफॉल इन अ पीरियड, रेनफॉल पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम। तो ये इंटेंसिटी कैसे हम मेजर करते हैं कि mm/आवर में, दैट मीन्स डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल, राइट। तो आंसर आएगा इसका डी, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल, मतलब mm/आवर में होता है, मतलब यह क्या मेजर कर रहा है, डेप्थ मेजर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग कौन है, साइमन है, बाकी सब क्या रिकॉर्डिंग रेन गेज है। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर इरीगेशन फॉर एन एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। लो विंड रेनफॉल हो और स्ट्रॉन्ग विंड हो तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या करता है, अंडरलाइन पाइप सिस्टम हम लगा देते हैं रूट जोन पे, और ये अंडरग्राउंड ही होता है बेसिकली, बट ये बहुत कॉस्टली होता है। इसको यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे हाई यील्डिंग क्रॉप हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेन इन रिमोट हिली एरियाज। रिमोट हिली एरियाज में हम कौन सा यूज़ करते हैं? टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप, साइमन रेन गेज और फ्लोटिंग टाइप। तो हम इसको यूज़ करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली टिपिंग बकेट टाइप। 10% ऑफ फ्लड फ्रीक्वेंसी मीन्स 10 फ्लड फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या है? फ्लड हैज़ 10 आउट ऑफ 100 चांसेस बीइंग इक्वल और एक्सीडेड। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, किस में हम डिनोट करते हैं? mm पर आवर में। जनरली पूछा है, वैसे हम इसमें भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है? डेप्थ वर्सेस टाइम है। बट क्या पूछा है इसमें? जनरली, तो mm पर आवर में हम डिनोट करते हैं। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज आर जनरली बेस्ड ऑन हाउ मच ईयर, कितने ईयर पे होता है नॉर्मल रेनफॉल? 30 ईयर्स पे बेस्ड होता है, 30 ईयर्स का डेटा होता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड द डाया ऑफ द पाइप आर डबल्ड द हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? HF = 4FLV² डिवाइड बाई 2GD। अब इसमें क्या पूछा है कि वेलोसिटी और डाया डबल कर दिया जाए। वेलोसिटी डबल कर देंगे तो 2⁻² हो जाएगा 4, और डाया को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2, डबल्ड, बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अगर जितनी देर बारिश हो रही है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स कि जितने देर में रन ऑफ स्टार्ट हो रहा है रेनफॉल के बाद, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक पानी पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब जो बेसिन है उसमें से पानी सीप होके रिवर के पॉइंट तक कब पहुँच रहा है, वो होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो कह रहा है कि अगर रेनफॉल की ड्यूरेशन जो है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तो रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट विल बी, किस तरह का होगा? पीक रन ऑफ, लेस देन पीक रन ऑफ, हाफ ऑफ द पीक रन ऑफ, या फिर रन ऑफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, रन ऑफ तो डिपेंड करता ही करता है। तो आंसर आएगा इसका लेस देन पीक रन ऑफ। पीक रन ऑफ कैसा होता है? देखो, ये है बेसिकली रन ऑफ का डायग्राम। ये इस तरफ से डिस्चार्ज है, इस तरफ से हाइड्रोग्राफ का है, ये हाइड्रोग्राफ है और ये टाइम है। टाइम के साथ डिस्चार्ज क्या होता है? इनिशियली डिस्चार्ज बढ़ता है और एक पीक आता है जब मैक्सिमम फ्लो होता है पीक पे, और उसके बाद फिर से घटने लगती है। इसको बोलते हैं राइजिंग लिम, इसको बोलते हैं रिसेशन लिम। और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? जनरली यहाँ से लेके और यहाँ तक को टाइम ऑफ कंसंट्रेशन माना जाता है, कि जब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जब पहुँचता है उस समय डिस्चार्ज फिर ऐसे बढ़ता है और फिर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बाद यहाँ तक घटता है। तो ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। तो कह रहा है कि रेनफॉल की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ यहीं तक का है, यहीं तक का है। पूछा है कि रेनफॉल की ड्यूरेशन सिर्फ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तक ही है, मतलब अगर रेनफॉल ऐसा ही हो तो डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा, सिर्फ यहीं तक रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है। पीक रन ऑफ, पीक तो इसमें दिखेगा नहीं, पीक तो नहीं दिखेगा ना। लेस देन पीक, हाफ ऑफ द पीक, हाफ ऑफ द पीक भी नहीं होगा, तो लेस देन पीक ही एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है यहाँ पे। द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में है, हैविंग टाइम बेस 20 आवर्स, पीक डिस्चार्ज बोल रहा है इतना, तो एरिया ऑफ द कैचमेंट बहुत ईजी है। अगेन रेनफॉल एक्सेस का क्या फॉर्मूला होता है? रेनफॉल एक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है एरिया, तो एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरिया पूछा है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाई रेनफॉल एक्सेस। तो वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम मतलब टोटल, आपको देखना है कितनी बारिश हुई है। अच्छा सॉरी, एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप में मतलब एरिया, जो इसका एरिया होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 20, इंटू हाइट कितना 100, मल्टीप्लाई बाय 3600 और डिवाइड बाई 10⁻⁴, 10⁻⁴, तो इससे आएगा 360 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी। मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, फील्ड कैपेसिटी ये है, ये विल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो पानी जब जितना डिप्लीट हो जाता है उसका जितना हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि ये फील्ड कैपेसिटी पा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। द रेन गेज मस्ट बी सेट एज नियर एज ग्राउंड एज पॉसिबल। रेन गेज को ज़मीन से जितना नज़दीक उतना लगाते हैं, क्यों? ताकि विंड का इफेक्ट कम से कम हो उस पर। विंड का इफेक्ट होगा तो क्या होगा? रेनफॉल कम मेजर करेगा वो। डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ अप्लाइड वाटर, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड वाटर यहाँ पे अप्लाई करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर डिलीवर्ड, वाटर डिलीवर्ड, बस। तो यहाँ पे आपको वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन कितना है 216 और वाटर डिलीवर्ड
वाटर डिलीवर्ड हमें डेप्थ के फॉर्म में चाहिए, तो पहले देखते हैं कि कितना डिलीवर हुआ है। तो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोल रहा है और 12 घंटे तक अप्लाई हुआ है, तो 1 सेकेंड में 6 मीटर क्यूब हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना होगा, इतना मीटर क्यूब होगा। 12 घंटे में कितना होगा, इतना मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब पानी अप्लाई हुआ है और हमें डेप्थ में चाहिए, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे। कितना, 60 हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर को हम मीटर क्यूब में अगेन, तो 10⁴ इसको हम फाइंड करेंगे तो ये डेप्थ में आएगा, और डेप्थ में कितना आएगा, 432 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आएगा 50%। ड्यूटी ऑफ कैनाल इज कैलकुलेटेड, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ड्यूटी हर एक जगह पे फाइंड कर सकते हैं हम, और ड्यूटी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेन कैनाल से वैसे वैसे ड्यूटी बढ़ती जाती है एट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कैनाल सिस्टम। द ड्यूटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, फील्ड पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है, मेन कैनाल पे। यहाँ पे होता है मिनिमम और यहाँ पे होता है मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लॉस होता जाता है वाटर का, परकोलेशन लॉस, इवेपोरेशन लॉस। फील्ड पे पहुँचते पहुँचते वाटर का लॉस मैक्सिमम होता है, इसलिए फील्ड पे ड्यूटी मैक्सिमम होती है बट वाटर लॉस मैक्सिमम होता है। विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप, यील्डिंग पे क्या डिपेंड करता है, देखो वाटर क्यों ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए, टिश्यू फॉर्म करने के लिए। बट एक्सेसिव वाटरिंग से क्या होता है, वाटर लॉगिंग से, कि एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को बनाता है, जो नाइट्रोजन प्लांट कंज्यूम करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और बैक्टीरिया मर जाने की वजह से प्लांट जो कंज्यूम करता है नाइट्रोजन वो फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन ब्रेक हो जाता है, और एयर सर्कुलेशन ब्रेक हुआ मतलब बैक्टीरिया डेड हो गया। इसीलिए जो ऐसे ग्राफ बनता है, तो एक डिफरेंट अमाउंट तक वाटरिंग सफिशिएंट है मैक्सिमम क्रॉप के लिए, उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू होता है। तो इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट देन डिक्रीजेस। लाइसीमीटर किसके लिए होता है, एवापोट्रांसपिरेशन के लिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। गिवन दैट ग्रॉस कमांड एरिया 200 हेक्टेयर है, कल्टिवेबल कमांड एरिया है 150, एरिया अंडर द रबी क्रॉप है 100 हेक्टेयर, तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्रॉप कितना होगा। अगेन देखिए, इसको इंटेंसिटी पूछा है तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया टू बी इरीगेटेड, जितना एरिया को इरीगेट करना है, इज इक्वल टू CCA कल्चरेबल कमांडेंट एरिया इंटू इंटेंसिटी। तब यहाँ पे इंटेंसिटी पूछा है, एरिया गिवन है और CCA गिवन है। CCA कितना है 150, तो एरिया में डिवाइड कर देंगे, और एरिया कितना है तो 100, तो 100 डिवाइड बाय 150 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 66.67%। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, 3 के लिए मैंने बताया था, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस के लिए होता है 19 सेंटीमीटर, व्हीट के लिए 13.5 और शुगर केन के लिए 16.5। तो 19, 13.5 एंड 16.5 आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है। राइस के लिए पूछा है तो यह आएगा 19 सेंटीमीटर, 13.5 ये है व्हीट के लिए, और 16.5 शुगर केन के लिए। ठीक है, चलिए। द अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज इक्वल टू इट्स, अवेलेबल मॉइस्चर किसके बराबर होता है, फील्ड कैपेसिटी, सैचुरेशन कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एट विल्टिंग पॉइंट। नहीं, हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, और इसमें से 70 to 80% जो वाटर होता है उसको बोलते हैं रीडली अवेलेबल वाटर, जो कि ईजिली अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर किस मतलब कौन सा वाटर लेता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है पीछे इसी वीडियो में, इसी पार्ट में। क्या कैपिलरी वाटर को प्लांट यूज़ कर पाता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को यूज़ नहीं कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड वाटर। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे ड्यूटी डेल्टा में फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि ड्यूटी इज इक्वल टू, अगर मीटर में पूछा है यहाँ पे बेस पीरियड, यहाँ पे मीटर में पूछा है तो 8.64 आएगा, बेस पीरियड डिवाइड बाई डेल, और यही डेल को भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, 8.64 इंटू बी डिवाइड बाई डी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर किसको बोलते हैं, आउटलेट डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर किसको बोलते हैं कि ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, आउटलेट फैक्टर इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई आउटलेट डिस्चार्ज। आउटलेट डिस्चार्ज, यहाँ पे आउटलेट डिस्चार्ज पूछा है तो आउटलेट डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया ओवर आउटलेट फैक्टर, एरिया ओवर आउटलेट फैक्टर, तो आंसर हो जाएगा ए। द क्रॉप्स रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटरिंग, मैक्सिमम वाटरिंग कब होता है, कब, जब पोर वाटर हम
कोर पीरियड चल रहा होता है। कोर पीरियड जब हम कोर वाटरिंग अप्लाई करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इसको कोर पीरियड को क्या डेफिनेशन क्या है बेसिकली, द फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप हैज़ ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं कोर पीरियड। जब फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है प्लांट, उस समय उसको वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं कोर पीरियड। इसलिए कोर पीरियड की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, बाकी पीरियड में कम होती है। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।